नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में। आज का एपिसोड होने वाला है धमाकेदार। ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो विजिबल है। इसके अलावा क्या है, आज गाड़ियां आपके लिए, सवारियां आपके लिए और जानकारियां आपके लिए। सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज चलाने वाले हैं हम मोस्ट अवेटेड मारुति सुजुकी जिम्नी और जानेंगे कि क्या खास है BMW R1250 GS में जो इसे बनाती है 20 से 22 लाख रुपए की मोटरसाइकिल। तो मारुति सुजुकी जिम्नी को लेकर बहुत से कार प्रेमी थोड़े कंफ्यूज थे कि इसका जिप्सी के साथ क्या रिश्ता है। तो आपको बताएं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। दरअसल जिम्नी जिप्सी के ही अगले जनरेशन का हिस्सा है। 1970 में जिस छोटी एसयूवी को सुजुकी ने तैयार किया था, उसका दूसरा वर्जन या दूसरा जनरेशन 1981 में आया था और इस जनरेशन से हिंदुस्तानी कार प्रेमी सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि यही वो शेप या डिजाइन है जिसे हमने हिंदुस्तान में जिप्सी के नाम पर चलते हुए देखा। थर्ड जनरेशन 1998 में आया था और फोर्थ जनरेशन आया था 2018। जी हाँ, 2018 में, जिसे आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं वैसी ही दिखने वाली एक जिम्नी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में 3 दरवाजों वाली जिम्नी बिकती है सिर्फ। हिंदुस्तान के लिए 5 डोर जिम्नी, जैसा मारुति शुरू से कह रही थी, वही लेकर वो आई है। गाइस, बहुत कम ऐसी गाड़ियां इंडियन कार इंडस्ट्री में रही हैं जो इतनी बार लॉन्च हुई हैं कि आप भूल गए होंगे कि हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे महीने कोई ना कोई लॉन्च की खबर हम देखते थे कि जिम्नी आ रही है जिम्नी, आ गई जिम्नी। और फाइनली जिम्नी आ गई है, जिसे हम चलाने के लिए पहुंचे हुए हैं देहरादून के पास से। क्रीबो बेड में बहुत ही जिम्नी सेंट्रिक या जिम्नी फोकस ट्रैक यहाँ पर चुना गया है। ऑफ रोडिंग होगी, पानी के अंदर गाड़ी जाएगी, इसकी कैपेबिलिटी देखेंगे और जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग की बात होती है वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है वो आज हम जानेंगे। जो 6 स्टेजेस यहाँ पर मीडियम ड्राइव के लिए बनाए गए थे, उसमें ऑब्वियसली इस तरह के पथरीले जो हिस्से हैं, इलाके हैं, वहाँ पर हमें जाने को मिला और इस तरह के बोल्डर्स को क्रॉस करने का मौका मिला। ये शॉट मुझे अच्छा लग रहा था, समहाउ डिफाइन कर रहा है हमारे एक्सपीरियंस को। इस वजह से यहाँ पर हमने गाड़ी लगाई और सोचा आपके साथ शेयर किया जाए जो हमारा पहला ड्राइव, जो इम्प्रेशन हम कह सकते हैं। साइज इसका छोटा है, लेकिन अगर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आप इम्प्रेस होंगे। वहाँ जो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आमतौर पर हमने जो देखी है, ये बेसिकली नेचुरल ही मोरलेस ये ट्रैक है जो टेरेन यहाँ चुना गया है। उसमें से कुछ हिस्सों को चुना गया है कि हाँ, वहाँ पर से हम इसे टेस्ट करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसकी कैपेबिलिटी, एजिलिटी, जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस, ओवरऑल ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और जैसे मैंने कहा कि साइज़ छोटे होने के बावजूद जब आप इसे चलाते हैं वहाँ पर ये रोबस्ट, रिजिड और सॉलिड गाड़ी लगती है। सो अगर हम केवल ऑफ रोडिंग की बात करें, वहाँ पर ये मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी है। 2-3 मोमेंट्स ऐसे थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसा टेरेन है जहाँ पर केवल ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ ही आ सकती हैं। 60% हिस्सा इसका ऐसा है जहाँ पे जो भी केपेबल गाड़ी है, SUV जिसे आजकल कहते हैं, वो सभी यहाँ पर चला सकती हैं, मोरलेस हैंडल कर लेंगी। लेकिन बाकी 40% जो हिस्सा था वो एक्सट्रीम मैं कहूँगा। और उसमें से कुछ एक मोमेंट्स थे जहाँ पर मुझे लगा, आई वॉज नॉट श्योर कि ये कर पाएगी कि नहीं। वहाँ चाहे वो क्लिफ के नीचे धीरे से उतरने की बात थी या गहरे पानी में से लेकर वहाँ से निकालने की बात थी, या जो डिक्लाइन था वहाँ पर इससे बैलेंस की बात थी, या फिर चारों पहियों में जो पावर की डिलीवरी है उसमें टाइमिंग की बात थी। लगातार इसने परफॉर्म अच्छा किया है और कॉन्फिडेंस दिया है। सो आई थिंक ऑफ रोड ड्राइविंग के जो आप शॉट्स भी देख रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, उन सभी हिस्से में हो सकता है कुछ एक में लगे हाँ ये तो मेरी गाड़ी कर लेगी, लेकिन कुछ एक हिस्से मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है शॉर्ट्स में साफ साफ ना दिखे, लेकिन ये बहुत ही केपेबल मुझे छोटी एक ऑफ रोडिंग गाड़ी लगी है। तो जितनी दिखने में है उससे ज़्यादा ये दमदार ऑफ रोडिंग मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से लगी।
गाइस, अब ऑन रोड एक्सपीरियंस कैसा है इस मारुति सुजुकी जिम्नी का, वो आपको बताते हैं। सड़कों के ऊपर, आम सड़कों के ऊपर हम देहरादून के आसपास इसे ड्राइव कर रहे हैं। वहाँ तीन चीज़ें मुझे सबसे पहले अलग लग रही हैं। अगर मैं आमतौर पर जो मारुति सुजुकी की बैजिंग के साथ आने वाली गाड़ियाँ हैं वो और जिम्नी को कंपेयर करूँ, सबसे पहली चीज़ जो स्टीयरिंग व्हील आपको हैवी थोड़ा ज़्यादा रिजिड लगेगा, जो आमतौर पर हम नहीं देखते। काफ़ी सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील हम आमतौर पर मारुति गाड़ियों में देखते हैं। दूसरी चीज़ जो ख़ास है, जो गियर शिफ्ट आपको फिर वो भी थोड़ा सा रिजिड, एक्स्ट्रा हैवी ज़रूर लगेगा। प्रिसाइज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहे हैं, लेकिन जो आमतौर पर वो भी हमें आदत है, बहुत ही सॉफ्ट गियर शिफ्ट आपको देखने को मिलता है मारुति सुजुकी गाड़ियों में। उससे ज़्यादा ये थोड़ा रिजिड, सॉलिड सी फील देता हुआ नजर आता है। गाइस, अब वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगता है किसी भी मारुति टिपिकल मारुति कार से, और वो है इसके इंजन का बिहेवियर। काफ़ी टॉर्की ये फील होती है। यहाँ पर लो एंड के ऊपर भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये ट्यून ऐसी की गई है कि वहाँ पर टॉर्क नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही लो रेव से, लो आरपीएम से टॉर्क मिलना, ठीक ठाक टॉर्क मिलना आपको शुरू होता है। और ये समझ में आता है कि इसे किस मकसद से, किस यूटिलिटी के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ चार लोगों के साथ बिठा कर भी वहाँ पे मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि और थोड़ा टॉर्क होता या मुझे बार बार गियर बदलने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक छोटी गाड़ी जो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है, तो वो इंजन का बिहेवियर मुझे काफ़ी अलग लगा। अब अगर इसके हैंडलिंग और पकड़ की मैं बात करूँ, ब्रेकिंग मुझे अच्छी लग रही है, हैंडलिंग अच्छी लग रही है। यहाँ पर ठीक ठाक रफ्तार के ऊपर आप अगर इसे टर्न भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे पकड़ के साथ जा रही है। और वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत टूटे रास्तों के ऊपर भी आप तेज़ भगाना चाह रहे हैं, वहाँ पर 4 हाई के साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भागती हुई नज़र आती है। सो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मर। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो 6 एयर बैग्स आपको मारुति सुजुकी जिम्नी में स्टैंडर्ड मिलेंगे हर एक वेरिएंट में। इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल होल्ड असिस्ट है और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल दिया गया है, जिसमें ऑफ रोडिंग के वक्त जिस भी पहिए का ग्रिप चला जाए फिर उस पर जाने वाली ताकत को रोककर बाकी पहियों में उस ताकत को ये मैकेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, अब जिम्नी के अंदर की कहानी, ये रेट्रो कूल डिज़ाइन में, ये जो रेक्टेंगुलर या आई गेस स्क्वायरिश हाउसिंग में तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के हिस्से मिल रहे हैं। आपको लेफ्ट साइड में टैको, राइट साइड में स्पीडो मिल रहा है। वहीं बीच में जो स्क्रीन है उसमें आपको यहाँ फिलहाल ड्राइविंग टाइम, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, फ्यूल गेज और जो 4 व्हील ड्राइव में ये इंगेज है गाड़ी, उसका साइन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। डेटेड लग रहा है, थोड़ा सा डिज़ाइन बहुत ही बेसिक लग रहा है। आजकल जितने कलरफुल और हाई रेजोल्यूशन वाले स्क्रीन्स आ गए उस हिसाब से। और अब लेफ्ट साइड में आते हैं, यहाँ पर जो लुक है वो आप देख सकते हैं सॉलिड फील वाली, बहुत ही यूटिलिटी सेंट्रिक इंडस्ट्रियल टाइप की रगड फील आपको यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो आपके पास यहाँ पर शफल डायल दिए गए हैं, ये दोनों जो है उसे आप मूव कर सकते, एडजस्ट कर सकते हैं। जो विंडोज़ हैं आगे के दोनों, उसके लिए बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इन सब के बटन्स आपको दिए गए हैं। जो फील जो है वो मेटालिक का टिप जो इसमें एंड में दिया गया है उस सब के साथ काफ़ी सॉलिड सी लग रही है। नी रूम या नी मूवमेंट के लिए जो रूम है वो आपको नैरो, गाड़ी है नैरो, गाड़ी छोटी है तो वहाँ पर ये नैरो आपको फील होगा जब आप लंबी दूरी पर ड्राइव करेंगे। तो सीट की कुशनिंग आपको एडिक्वेट लगेगी, बहुत प्लश नहीं लगेगी। बॉलस्ट्रिंग एडिक्वेट लगेगी, बहुत प्लश आपको नहीं लगेगी। आर्मरेस्ट इसमें ऑब्वियसली नहीं है, जो देखने आप देख ही सकते हैं। जो स्पेस है, छोटे छोटे जो कभी होल्स होते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। साइड में आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलेगा, लेकिन वो मोस्टली आप अगर वॉलेट आपका पतला है या फ़ोन है उसके लिए शायद आप इस्तेमाल में उसे ला सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पेस के हिसाब से मैं कहूँगा कि जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कुछ एक स्पेस और इसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा लोग केवल इसे ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें।
तो गाइस अब वो हिस्सा जो इस जिमनी को दुनिया भर की जिमनी से अलग बनाती है। इंडिया में ही आपको पता है 3 डोर जिमनी के लिए मारुति ने शुरू से ही मना कर दिया था और हम टेस्टिंग देख रहे थे 5 डोर जिमनी की, और फाइनली वही 5 डोर जिमनी जो आई है उसमें अब सेकेंड रो एक यूनिक तरीके से आपको एंट्री यहाँ पर मिल रही है। तो ओवरऑल सेकेंड रो की कहानी 2 लोगों के लिए मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। एवरेज हाइट के इंडियंस के लिए, पैसेंजर्स के लिए ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। नी रूम, लेग रूम के हिसाब से थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। एसी अगर सेकेंड रो में आपको मिलता तो शायद और ये बढ़िया होती। हेड रूम अगर होता तो और आपको ये ज़्यादा सुविधाजनक टॉल पैसेंजर्स के लिए होती। अदरवाइज 2 एवरेज इंडियन हाइट पैसेंजर्स के लिए कंफर्टेबल। तो गाइस अब इस लगेज स्पेस की भी बात करें तो ये जगह आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगी, लेकिन आई गेस जिस तरह से इसकी पर्सनालिटी है वहाँ पर इतनी ही जगह इसमें निकल कर आ रही है। शेप के हिसाब से भी आपको यहाँ पर भी एक लाइट देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और जो हिंजेस हैं जिस तरह से बॉडी कलर है वैसे ही हिंजेस का कलर आपको यहाँ पर सीट का देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी रगेड, काफ़ी हार्डकोर ऑफ रोडिंग मशीन वाली इसकी फील है, तो वो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेरी हाइट लगभग 6.25 फीट की है, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी या कितनी लंबी गाड़ी। एक आपको कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है जहाँ पर ये बेसिकली काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। जो शेप है वो काफ़ी यूनिक है, जिस तरह के एंगल आपको मिलते हैं वो काफ़ी टू द पॉइंट, मीन मशीन वाली जो फील आपको इसमें देखने को मिलती है। और बहुत ही यूटिलिटी सेंट्रिक इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को रखा गया है, चाहे वो आप बड़े व्हील आर्चेस देखें, जो स्पेस है वहाँ पर जिससे कि टायर बदलने में आपको आसानी हो, आगे पीछे जिस तरह का बम्पर आपको देखने में मिल रहा है वो ये इस वजह से जिससे कि अगर स्क्रैचेस लग गए तो वो छुप जाए। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पुराने जनरेशन के जिमनी से कंपनी ने लिए हैं, चाहे वो सर्कुलर आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा या आपको 5 स्लैट यहाँ पर फ्रंट जो ग्रिल है वो देखने को मिले, और जिस तरीके से क्लैम्प शेल वाला आपको ये बोनेट का कवर मिल रहा है, ये सब फील आपको पुरानी जिप्सी वाली ज़रूर आपको इससे मिलेगी। तो लुक के हिसाब से इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं डोर हैंडल भी, तो लुक के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको रेट्रो कूल टाइप के लगेंगे और इसे स्टैंड आउट भी कराते हैं। लेकिन अगर सड़क के ऊपर इसकी पर्सनालिटी की बात करूं तो वहाँ पर आप सोचेंगे कि हाँ, जो हम आमतौर पर एक इमेज एसोसिएट करके रखते हैं ऑफ रोडर एसयूवीज का कि हाँ भीमकाय बड़े से माचो टाइप के लुकिंग आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर ये प्रेसिशन मशीन शायद ज़्यादा कही जाएगी, लेकिन कॉम्पैक्ट काफ़ी है। गाइस आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन देहरादून की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और वहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा इसकी पोजीशनिंग और प्राइसिंग, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसके मामले में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ऑफ रोडिंग के मामले में बहुत ही ब्रिलियंट मशीन है, बट डे टू डे यूजेज के लिए कुछ एक चैलेंजेस हैं, चाहे वो स्पेस की बात करें या कुछ एक फीचर्स की बात करें, प्रैक्टिकल स्पेसेस की बात करें, वहाँ पर बेहतरी गुंजाइश है। तो यहाँ दूसरा एंगल ये भी है कि इस तरह की गाड़ी न सिर्फ आप खरीदते हैं अपने वीकेंड शौक के लिए, बल्कि एक स्टेटमेंट देने के लिए, रोड प्रेजेंस के लिए, वहाँ पर ये छोटी भी आपको लगती है गाड़ी, और 4 लोगों के लिए आपको ये ठीक ठाक गाड़ी लगती है। लंबी दूरी के लिए हो सकता है कि पीछे स्पेस की थोड़ी सी फाइट हो। तो इन सभी पॉइंट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स पैकेज के तौर पर जिमनी मुझे जरूर नजर आती है। केपेबल है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बट एट द सेम टाइम छोटी है। तो यहाँ कीमत मुझे लगता है कि काफी कॉम्पिटिटिव कंपनी को रखना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह के मशीन को अगर या इस तरह के प्रोडक्ट डेमोक्रेटाइज करना चाहें तो। और आपके हिसाब से प्राइसिंग क्या सटीक होगी वो हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। तो अभी तक जो गाड़ी और सवारियां आपने देखी हैं टाइम्स ऑफ शो में कैसी लगी बताइएगा। इनकेस कोई सवाल है तो वो भी भेजिएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए और सवाल पूछिए, कमेंट कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चैनल मत बदलिए, क्योंकि वहाँ हम एक और ख़ास कहानी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हाल फिलहाल में मेरी सोच बनती जा रही है कि इंडिया में एडवेंचर बाइक्स शायद सबसे बैलेंस्ड पैकेज हैं बाइकर्स के लिए।
रोड कंडीशन, माहौल और वर्सटैलिटी जो इन बाइक्स की होती है, और पर्सनल रीज़न भी है। मेरी बिल्ड जो है, मेरी हाइट है और जो मेरा वज़न है, उस हिसाब से मुझे ये भी लगातार लगता रहा है कि जो एडवेंचर बाइक है वो मेरे लिए भी काफ़ी फिट है। वो तो एक पर्सनल एंगल था, लेकिन इन्हीं सब बातचीत में बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जिस मोटरसाइकिल को दुनिया में सबसे ज़ोरदार एडवेंचर मोटरसाइकिल कहा जाता है, वो क्यों नहीं राइड की है आपने इतने दिनों से। तो हमने सोचा क्यों ना BMW की 1250 GS को टाइम्स ड्राइव के वीडियो में लाया जाए और समझा जाए कि ये इतनी ताबड़तोड़ क्यों मानी जाती है, इसका जो नाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम क्यों है, और जो बाइकर्स हैं दुनिया भर में से क्यों पसंद करते हैं। ये मत समझिएगा कि ये वीडियो मैं किसी पर्सनल एंगल की वजह से बना रहा हूँ कि हाँ इसी बहाने मैं भी टेस्ट राइड करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे पता है इसकी एक शोरूम कीमत, और जब वो पता चल गई है तो फिर ये मेरे लीग से तो कहीं बाहर की है, और वो है लगभग 22.5 लाख रुपए की एक शोरूम। अब इस कीमत के साथ जो है वीडियो का एंगल शुरू होता है कि आखिर इस 1250 GS में ऐसा क्या खास है, क्या खास है जो 22.5 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत के आसपास इस बाइक को बनाता है। हमारे पास है BMW 1250 GS, और इसमें जो यूजुअल टेक स्पेक्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। लगभग इसमें लगभग 1250 सीसी का इंजन, जी हाँ, इस मोटरसाइकिल में 1250 सीसी का इंजन, जो बहुत सारी कार्स में हम नहीं देखते हैं, उससे बड़ा इसमें इंजन लगा है। ताकत लगभग 36 PS की है, तो उससे आप BHP में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कम आएगा, 132-33 BHP के आसपास आई गेस। और इसके अलावा 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, और इसमें जो वज़न है, हाँ वज़न भी इसका खास है, लगभग 250 किलो का इसका वज़न है। फीचर्स पे जाने से पहले सबसे पहले तो फीचर फिल्म की बात करते हैं, जो सभी बाइकर्स देखना चाहते हैं किसी भी मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई कहानी देखिए, और वो है एग्जॉस्ट नोट। सुनिए ज़रा ध्यान से, और ये आवाज़ तो स्टैटिक है, इसमें मैं ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता हूँ इसको। जब राइड करते हैं इसे, जब मैं राइड इसे कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो आवाज़ है ना बहुत ही शानदार। हेलमेट के अंदर भी जो आवाज़ है वो आपको एडिक्टिव लगेगी। चलिए, इसकी तारीफ़ काफ़ी हो गई, अब इस डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये रिमोट की है, यानी आप पॉकेट में रखिए इस चाबी को, और यहाँ पर एक बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हैंडल लॉक अनलॉक भी उसी बटन को लॉन्ग प्रेस करने से हो जाता है। अब आते हैं इसके कार टाइप के फीचर के ऊपर, और उसके लिए जो बटन्स हैं, जो कंट्रोल हैं, वो आपको काफ़ी कूल यहाँ पर देखने को मिले, और बहुत ही प्रैक्टिकल भी। तो यहाँ मेन्यू का बटन है, मेन्यू का बटन आप दबाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले में आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे इस सेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें व्हीकल सेटिंग्स है, जिसमें आप एक रोटरी यहाँ पर डायल है, या रोटरी आपको स्विच दिया गया है, जिससे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं मेन्यू में, और उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ड्राइविंग मोड, जो पीस सिलेक्शन है वो आपको इसमें दिया गया है। इको है, रेन है, रोड, डायनामिक प्रो, इंड्यूरो, और भी आपको इसमें मोड मिलेगा। HSC प्रो, HSC जो है वो हिल स्टार्ट कंट्रोल है। उसमें आप जैसे कार्स में हम देखते हैं हिल होल्ड असिस्ट, जहाँ पर आप इंक्लाइन के ऊपर रुके हुए हैं, कार जो है वो आपकी मदद करता है, पीछे नहीं सर रखने देता है। वैसे ही ये बाइक अब 250 किलो की बाइक है, संभालना कम से कम स्टैटिक बाइक को संभालना किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। और हाँ, क्रूज़ कंट्रोल का बटन तो है, क्रूज़ कंट्रोल भी है इसमें। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो बहुत ही कूल कार तरह का आपको फीचर मिलेगा। उसके लिए मैं इसको करता हूँ ऑफ। आप बस नज़र रखिएगा हेडलैम्प्स के ऊपर, है ना, मज़ेदार एडेप्टिव हेडलैम्प्स आपको इस 1250 GS में देखने को मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इस GS में, यहाँ देखिए सस्पेंशन आपको दो तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, तीसरा सस्पेंशन है इस 1250 GS में। एक और ख़ास चीज़ जो इसी में आपको देखने को मिल रही है, सिंगल साइड आपको स्विंग आर्म है, और प्लस शाफ्ट ड्रिवन ये बाइक आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, चेन वेन कुछ नहीं है भाई। तो कुछ हिस्से आपको हमने बताए जो मेस्मराइज कर रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हैं इसमें जो इसे खास बनाते हैं बाइक को। अब बात करता हूँ उस एस्पेक्ट की जिसने मुझे वाव किया। ऑब्वियसली वो
इसका परफॉर्मेंस ही था। ये अपनी हैंडलिंग, परफॉर्मेंस और मुश्किल रास्तों पर जाने वाली बाइक के तौर पर ये पूरी दुनिया में जानी जाती है। और वहाँ पे ये मैं बता दूं कि कोई इंटरकॉन्टिनेंटल या क्रॉस कंट्री टाइप के राइड पर मैं नहीं गया था, रेगुलर कम्यूट पे गया था। और इसके अलावा ऑफिस ख़त्म करने से पहले या ऑफिस से पहले जो इसे भगा सकता था, जहाँ पे खुली सड़कों के ऊपर या अच्छी जगहों के ऊपर जहाँ पर इसको आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ पर इसने मुझे इम्प्रेस किया। अगर मैं रेगुलर राइडिंग की बात करूँ, आप निकल रहे हैं, पार्किंग से निकाल रहे हैं, अपने कॉलोनी से निकल रहे हैं, ऑफिस के पार्किंग में लगा रहे हैं, इन सभी जगहों के ऊपर या ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, वहाँ पे ओवरवेलमिंग ये मुझे नहीं लगती है। जी हाँ, बड़ी है, हैवी है, थैंक्स टू माई हाइट मुझे वो वाला हिस्सा इंटिमिडेटिंग नहीं लगता जहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूँगा इंजन परफॉर्मेंस, इंजन हीट, ये सभी मुझे मैनेजेबल लगे इस कंडीशन में भी। अभी तो फिर थोड़ा सा ओवरकास्ट है, बट मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, धूप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी इसका जो परफॉर्मेंस था मुझे मुश्किल में डालने वाला नहीं लगा, ट्रैफिक में भी और रेगुलर राइड में भी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यूजेबिलिटी में जो ईजीनेस है वो इसकी राइडिंग पोजीशन और सस्पेंशन का भी है। भारी है, भरकम है, तेज़ रफ्तार में अगर मैं इसे टर्न भी कर रहा था वहाँ पे भी इसकी हैंडलिंग, तेज़ रफ्तार में इसे टर्न भी कर रहा था वहाँ पे भी इसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़ोरदार था। बट एट द सेम टाइम जो सस्पेंशन का सेटअप है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगा। तो ऐसा नहीं था कि स्पोर्टी बिहेवियर है तो बहुत ज़्यादा रिजिड आपको हिसाब किताब मिलेगा। सो ओवरऑल वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर सब कुछ मुझे मज़ेदार, इम्प्रेसिव, पॉजिटिव लग रहा है। प्राइस ऐसी है जिसके बारे में आप ही लोग बताइए। हमारी तो कहानी ख़त्म हो रही है, मैं जा रहा हूँ इससे एक और लंबी राइड पर लेकर। आपका कमेंट के ज़रिए बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी, बाइक कैसी लगी, और इनकी इसको फीडबैक है, कमेंट है तो फटाफट भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राइड सेफली, ड्राइव सेफली, सी यू सून।